हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एंड ऑफ कोल्ड वार इन MPS 002 का जो भी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम आपका है। आपको पता है कि ये जो बुक है आपको मिलता है इग्नू की तरफ से, ओके। लेकिन ये जो बुक है बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, जब आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी लगेगा। और अगर आप मान लीजिए इसका कुछ पॉइंट नहीं डालते हैं तो मार्क्स भी कम मिलता है। सो दिस रीज़न मैं क्या की हूँ कि उसका जो है सबसे पहले जो टॉपिक है उसको तो मैं बुक से भी की हूँ, और थोड़ा थोड़ा जो आपको मतलब कि लग रहा है कि कोई पॉइंट है, अगर आप खुद से भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। वैसे आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा तो वहाँ से कवर कर लेंगे। तो आज जो है मैं क्या की हूँ, जो कोल्ड वार आपका है वो बुक से ही जो जो मेन पॉइंट है वो, और अगर कुछ पॉइंट ऐसा है जो लग रहा है नहीं बहुत कम दिया हुआ है तो वो अलग से भी ऐड किया गया है। और इस वीडियो में कोशिश किया गया है कि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऑलरेडी आप लोग कोल्ड वार के बारे में पढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें जो है आपका जो बुक है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको कवर करवाऊंगी। ये बुक 1 है। यहाँ पर जो कंटेंट है आपके बुक का वो आप देख सकते हैं। यहाँ पेज नंबर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका रियलिस्टिक है, न्यू रियलिस्टिक अप्रोच है, ओके। यहाँ पे फिर लिबरल है, न्यू लिबरल अप्रोचेस है, मार्क्सिस्ट एंड अदर रेडिकल अप्रोचेस है। 5 ईयर पेपर का आता है क्वेश्चन या नहीं आता है वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी, ओके। लेकिन यहाँ पर जो है आपको जो मैं आपको कोल्ड वार बताने वाली हूँ, एंड ऑफ कोल्ड वार, वो यूनिट 9 का है। देखिए इसका यूनिट 9 का है। तो जब आप चैप्टर खोलेंगे यूनिट 9, तो आपको यूनिट 9 97 पेज नंबर खोलेंगे तो उसके बाद जो है जब चैप्टर खत्म होता है तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 ईयर का मैं आपको यहाँ पे एक बता दे रही हूँ बात कि अभी 2024 में जो जून एंड जुलाई का जो आपका सेशन था उसका जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आप जो पेपर देखेंगे तो वो 5 ईयर से बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है। मुश्किल से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो मैच कर रहा है। तो मतलब आपको 10 क्वेश्चन दिया जाते हैं, 5 क्वेश्चन उसमें से करना होता है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन मैच करता है। वैसे तो आप फेल ही हो जाएंगे। तो 5 ईयर करने का जो है आपको देखिए रिस्क ही है। मतलब कि इग्नू में ऐसा नहीं है कि आपको 5 ईयर कर लिए और ये खासतौर के पॉलिटिकल साइंस MA वाला जो है उसका क्वेश्चन नहीं मैच करता। आप खुद से देख सकते हैं, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो खुद से देख सकते हैं। उसमें से मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन तो बहुत हाईएस्ट 3 क्वेश्चन का भी मैच करता होगा। इसमें मुश्किल से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे मैच करता है जिसको करके आप पास नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी क्वेश्चन अभी जो 2024 वाला अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको 5 ईयर्स का पेपर से आ रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग अलग टाइप से टच किया गया है। अगर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है लिबरलिज्म से तो वहीं से दे दिया जा रहा है। तो उन सब चीज़ों का आपको फोकस करना होगा। और यहाँ पे कोशिश करिए कि आपको सभी चैप्टर का थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहे ताकि आप लिख पाएँ, एटलीस्ट लिख पाएँ, आपका क्वेश्चन नहीं छूटे, ओके। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 अप्रोचेस रखिए। पहला कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सबसे पहले उसको आप कर लें, और दूसरा कि आप हर एक जो चैप्टर है उसको थोड़ा थोड़ा टच करें ताकि आपको एटलीस्ट क्लियर रहे कि इसमें लिखना क्या है। ऑफ कोल्ड वार जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा ये कोल्ड वार को कोल्ड वार क्यों कह रहे हैं। क्या यहाँ पे बर्फ़ जम गया था, क्या ये ठंडा था? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर वार तो हुआ लेकिन ये कोल्ड था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि ठंडा वार था, यहाँ पर बर्फ़ जम गया, ऐसा कुछ नहीं था कि आइस वगैरह यहाँ गिर रहा था जिसकी वजह से हम लोग कोल्ड वार कह रहे हैं। कोल्ड वार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई आर्मी जो फोर्स होता है वो सब यूज़ नहीं किया गया था, और इस वार के ज़रिए किसी का भी जैसे बोल सकते हैं कि जान वगैरह नहीं गया था, कोई बड़ा नुकसान जो बोलते हैं ना वो नहीं हुआ था। लेकिन ये टेंशन चल रहा था। टेंशन किसके बीच में था? USA एंड USSR, जिसको अभी हम लोग USSR कहते हैं, सोवियत यूनियन के बीच में चल रहा था। ये टेंशन जो हुआ
तो यहाँ पर एंड ऑफ कोल्ड वार है, मतलब कोल्ड वार को ख़त्म होने के बाद यहाँ पे क्या सिचुएशन था, कोल्ड वार का क्या नेचर था, वो दिखाना है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कोल्ड वार ही समझना होगा। तो कोल्ड वार क्या था? तनाव था, टेंशन था। किसके बीच में था? यूएसए एंड यूएसएसआर, मतलब कि सोवियत यूनियन के बीच में ये टेंशन चल रहा था। इसकी वजह से आप बोलेंगे नहीं अब तो ये सिर्फ टेंशन था, मतलब टेंशन था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नहीं, अगर आपके माइंड में, अगर मान लीजिए आपका माइंड किसी के माइंड से मैच नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम होगा। सपोज आप किसी स्कूल में मान लीजिए पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, 2 टीचर है, ठीक है। दोनों टीचर का जो माइंड है वो एकदम डिफरेंट उनका माइंड जो है वो क्लास करता है, उनका जो थॉट है वो क्लास करता है। कोई बोलते हैं कि जैसे स्कूल में बेंच वगैरह जो है इस डायरेक्शन में लगाना है, कोई बोलते हैं नहीं स्कूल में बेंच जो है दूसरे डायरेक्शन में लगाओ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, ठीक है, उनके आइडियाज़ में कन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। कोई बोल रहे हैं कि आपका जो सोशल एसएसटी का जो क्लास है उसको मॉर्निंग में सबसे स्टार्टिंग वाला शिफ्ट में कराओ, कोई बोल रहे नहीं लास्ट में कराओ। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन होने से प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। लेकिन एक जैसे कि वर्ल्ड वार आप 1 देखेंगे, WW1 जो हुआ, वर्ल्ड वार 1 देखेंगे तो उसमें बहुत सारा जानी माली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वर्ल्ड वार 2 में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो यहाँ पर था कोल्ड वार, इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं कि सामना सामनी ये लोग आके वार कर रहे थे, सामना सामनी वार नहीं कर रहे थे, इसलिए इसका नाम कोल्ड वार रखा गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कोल्ड वार किसको कहते हैं। एंड आफ्टर डैट कोल्ड वार जो है यहाँ पर तो हो गया, किसके बीच हुआ इतना आपको क्लियर रहेगा। यहाँ पे CW क्या है, क्लास वर्क है क्या? नहीं, क्लास वर्क नहीं है। C मीन्स कोल्ड एंड W मीन्स वार। ओके, शॉर्टकट में यहाँ पर मैं लिख दी हूँ ताकि आपको ईजिली जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेरा मेन फोकस है इसमें कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में अच्छे से आ जाए, मैं समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि कोल्ड वार जो है रिफर्स होता है प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन था, पॉलिटिकल भी लगाया है, जियो भी लगाया, मतलब कि ये ज्योग्राफिकल टेंशन भी था, पॉलिटिकल टेंशन भी था, मतलब कि एरिया के लिए भी ये टेंशन था और पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी ये टेंशन था। ये दोनों टेंशन ही इसमें जुड़ा हुआ था। प्रोलॉन्ग होता है मतलब बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहा था ये टेंशन, जो यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बीच में चल रहा था। एंड इन दोनों को ही हम लोग क्या बोले, सुपर पावर बोले। ओके, आपको पता होना चाहिए दुनिया जो थी वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी, एक तरफ यूएसए था, एक तरफ था सोवियत यूनियन। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार तो ख़त्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार तो एंड हो गया, गॉट इट। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो दुनिया थी, जो वर्ल्ड थी, वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। एक तरफ हो गया यूएसए एंड दूसरा तरफ हो गया सोवियत यूनियन। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, की कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट था। ओके, अभी आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये टेंशन या कन्फ्लिक्ट जो था कोल्ड वार में वो कैसा था। डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट था, आइडियोलॉजिकल बैटल था, प्रॉक्सी वार्स था, न्यूक्लियर आर्म्स रेस यूज़ किया जा रहा था। ओके, इन सब 4 पॉइंट को अगर आप अपने आंसर में लिख रहे तो बहुत ज़्यादा आंसर जो है आपका अच्छा हो जाता है। आइडियोलॉजिकल मतलब कि आपका आइडियोलॉजी के लिए वार था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, इसका जो थॉट था, थिंकिंग जो था वो डिफरेंट था, यूएसए का जो थिंकिंग था वो डिफरेंट था और यूएसएसआर का जो थिंकिंग था वो डिफरेंट था, जिसकी वजह से दोनों का जो माइंड वहाँ पर क्लैश कर जा रहा था। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार मतलब क्या होता है, ये जो वार तो हो रहा था यूएसए एंड यूएसएसआर के दरमियान, लेकिन इन दोनों के बिटवीन होने के बावजूद, मतलब ये वार जो इन दोनों के दरमियान हो रहा था इसके बावजूद भी यहाँ पर प्रॉक्सी वार्स को बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएसए एंड यूएसएसआर इन्वॉल्व थे, बहुत सारे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट भी था, जिसकी वजह से ये दोनों में और भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता चला रहा था। डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट भी था, कुछ बहुत सारे पॉलिसीज़ ये लोग बना रहे थे, जैसे कि यूएसए कुछ पॉलिसी बना रहा है तो उसको यूएसएसआर को नहीं ठीक लग रहा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम में यूएसए जो वो फॉलो क्या कर रहा था, कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था, है ना। यूएसए जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था एंड यूएसएसआर किस चीज़ को फॉलो कर रहा था, यूएसएसआर फॉलो कर रहा था सोशलिज्म को। ओके, तो फिर तो दोनों का जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो भी डिफरेंस है, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिफरेंस था। डिफरेंस तो था ही, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 2 कंट्री के बीच में डिफरेंस था, ये 2 कंट्री के बीच में डिफरेंस था। और उस वक्त के जो सुपर पावर कंट्री थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, तो यही 2 कंट्री जो है ज़्यादा पावरफुल देखने को हम लोगों को मिल रहे थे।
इसके बाद है ट्रेस द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वार। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ल्यूस हेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, इसका नाम आप अगर आपको रहता है याद तो लिख सकते हैं, इफ़ यू डोंट देन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो। द कोल्ड वार वाज इवन वर्स दैन द रेगुलर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। जो कोल्ड वार था वो क्या था, वर्स दैन द रेगुलर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। मतलब कि लुइस हेल का ये कहना है कि ये जो कोल्ड वार है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था, जो नॉर्मल वार है उससे ज़्यादा खतरनाक हो गया था। मतलब कि नॉर्मली अगर आपको आकर कोई मार रहा है तो आपको दिखेगा, मान लीजिए कोई भी एक इंसान है, ठीक है, अब उसको क्या कर रहा है, उससे लड़ाई हो रहा है किसी का, अब कोई मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान है, अब उससे किसी का लड़ाई हो रहा है, अगर वो सामने आकर मार रहा है तो ठीक है, उसे दिख रहा है, लेकिन अगर आपको आइडियोलॉजिकली कोई टॉर्चर कर रहा है, आइडियोलॉजिकली आपको मारपीट कर रहा है तो वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाता है। ओके, इसीलिए लुइस हेल का कहना है कि कोल्ड वार क्या था, जो रेगुलर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे बदतर वाला हालत था, इससे उससे भी बेकार था। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ये सब वार से भी ज़्यादा बेकार हुआ कोल्ड वार। क्यों? क्योंकि कोल्ड वार में और ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन देखने को मिला। यूएसए चाहते थे कि सारा का सारा जो बहुत सारे कंट्री जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद थोड़ा सा उनको राहत मिला तो वो आकर क्या करें, उसे ज्वाइन कर लें। एंड यूएसएसआर जो चाहते थे कि वो उसे ज्वाइन कर ले। मतलब कि दोनों के दरमियान एक कंपटीशन टाइप का बना हुआ था और बहुत ही बैड सिचुएशन हो गया था। अगर कोई ऐसा सिचुएशन था कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते, ऐसा सिचुएशन था कि मान लीजिए यहाँ पर यूएसए है, ओके, इधर एक तरफ देखिए यूएसए एंड दूसरी तरफ यूएसएसआर, ओके। अब ये यूएसए एंड यूएसएसआर, अगर मान लीजिए यूएसए को कोई कंट्री है जो चाह रहा है कि यूएसए से जुड़ जाए, ओके, लैटिन अमेरिका मान लीजिए या अफ्रीका मान लीजिए इसमें आ गया, तो अब अफ्रीका का जो भी, अगर यहाँ से अफ्रीका जो है अगर यूएसएसआर से कुछ सामान ले रहा था तो वो अब नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा अफ्रीका अब सामान? क्योंकि अब यूएसए से वो जुड़ गया है, यूएसए की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, सोशलिज्म बन गया है, तो यूएसएसआर जो है अब उससे सीधा मुंह जो बोलते हैं बात भी नहीं करेगा। ऐसा सिचुएशन था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था। क्योंकि हर एक कंट्री, आपको पता होना चाहिए अभी जो ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, तो अभी हर एक कंट्री जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो गए हैं, डिपेंडेंट रहेंगे ही, नहीं डिपेंडेंट रहने का कोई यहाँ पर है ही नहीं कि विदाउट डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता है। आप खुद भी अगर देखेंगे तो खुद भी आप डिपेंडेंट हैं, टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि आप जो है आपको टॉपिक समझा दिया जाए, ओके, या किसी काम के लिए अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो हर तरीके से अगर हम लोग बोलेंगे ना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आप जो है इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपको डिपेंडेंसी ज़रूरत है। डिपेंडेंसी एक लेवल का हो तो ठीक लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होने से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में इंसान घिर जाता है। यहाँ पे यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में यही हो रहा था कि अगर यूएसएसआर को कोई फॉलो कर रहा है तो यूएसए उसको अच्छे से कोई भी सामान नहीं दे रहा था, कोई बात भी नहीं कर रहा था सही से, कोई भी अगर इंटरनेशनल रिलेशन बनाना है वर्ल्ड लेवल पे तो उसमें भी उसे पार्टिसिपेशन नहीं दे रहा था। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है यहाँ पे नेचर ऑफ द कोल्ड वार इवॉल्व ओवर इट्स ड्यूरेशन। ओके, नेचर ऑफ कोल्ड वार, जो नेचर था कोल्ड वार का, इवॉल्व ओवर इट्स ड्यूरेशन। जैसे जैसे कोल्ड वार होता चला गया वैसे वैसे ये उभरता गया। ओके, लगभग जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि कोल्ड वार जब से शुरू हुआ, जब से स्टार्ट हुआ तब से यहाँ पर देखिए 1991 बोला जाता है कि कोल्ड वार एंड हुआ। एक्चुअली में कोल्ड वार अभी कभी एंड ही नहीं हुआ, लेकिन वैसे जैसे कि बोलते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था, तो वो लगता है कि हाँ 1991 जो है इसे बोल दिया जाए कि कोल्ड वार जो है एंड हो गया। और इसे कोल्ड वार एंड होने की बहुत सारी निशानी बताई जाती है 1991 में कि बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट था यूएसए एंड यूएसएसआर के दरमियान, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, इन सब में बहुत ज़्यादा कमी देखने को हम लोगों को मिला है। तो वही बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आज उठा और कोल्ड वार जो है इवॉल्व हो गया, कोल्ड वार का नेचर चेंज हो गया, बल्कि ये जो है इवॉल्व ओवर इट्स ड्यूरेशन। ये बहुत ड्यूरेशन, मतलब कि धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ है, बहुत लंबा वक्त लिया है, ड्यूरेशन लिया है। ओके, एसी यहाँ पर है आपका, एसी नहीं है। ओके, एसी नहीं है, ऐसा नहीं कि गर्मी में एसी लगाना है, बल्कि यहाँ पर एसी जो है अकॉर्डिंग, ओके, अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, कैंगली JR एंड दी विटकॉफ 3 प्राइमरी करेक्टरिस्टिक बताते हैं। ये जो है 3 प्राइमरी करेक्टरिस्टिक बताते हैं किस चीज़ का, कोल्ड वार का। अगर आपको इसका नाम लर्न नहीं रहेगा डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मेन कंसेप्ट याद आना चाहिए कि यहाँ पे 3 प्राइमरी करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या दिए हैं। यहाँ पर 3 प्राइमरी करेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं कि यहाँ पे बाइपोलरिटी होना चाहिए। बाइपोलरिटी था वहाँ पर, यूएसए एंड यूएसएसआर था। मतलब कोल्ड वार का जो है यहाँ पे 3 प्राइमरी करेक्टरिस्टिक दिखा रहे क्या है। स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाते हैं
सॉरी स्टेलमैन नहीं होगा, स्टेटमैन होगा, स्टेटमेंट डिस्प्यूट द इंटेंस राइवरली। यहाँ पर जो है झगड़ा था, इंटेंस राइवरली दुश्मनी था यहाँ पे। नाइदर साइड कुड एफोर्ड टू एस्केलेट टू दी हॉट वार, और कोई भी उसमें जो है मतलब ऐसा नहीं कि हॉट वार में शामिल था, ऐसा नहीं, बल्कि बस ये दुश्मनी के ऊपर टिका हुआ था। उसके बाद है ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। यहाँ पर है कोल्ड वार की वजह से ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ, ग्लोबल अफेयर्स, ग्लोबली जो भी काम हुआ या शेपिंग द पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री पॉलिसीज़ वगैरह अगर बनाना है तो उसमें भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को हम लोगों को मिला कोल्ड वार का। ओके, तो यहाँ पे जैगली जे.आर. विटकॉफ क्या बोलते हैं, 3 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं किस चीज़ का, कोल्ड वार का, एंड ऑफ कोल्ड वार का, जिसमें बताते हैं कि दुनिया जो थी वो डिवाइडेड थी बाइपोलरिटी में। और यहाँ पर बताते हैं स्टेटमेंट दिखाते हैं, बोलते कि यहाँ पर जो है हॉट वार में कभी भी ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये हमेशा एक राइवलरी बनकर रह गया, एक दुश्मनी वाला सिस्टम बन के रह गया। फिर यहाँ पे बताते हैं लास्ट में जो थर्ड पॉइंट है उसमें बोलते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस रहा। ग्लोबली इन्फ्लुएंस कैसे रहा, कोई भी अगर हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला। आई होप कि आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस वीडियो से। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ होगा तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और भी ज़्यादा ऐसे कंटेंट लाया जाए और कंटेंट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और भी अच्छे कंटेंट लाया जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।